तो कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब हुआ, बीओपी हुआ, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पता चली। जिनका फर्स्ट डे है उनको थोड़ी दिक्कत होगी चीज़ें पढ़ने में, बट समझने का प्रयास करें। कहीं पे कोई दिक्कत होती है वो फ्री हैं पूछने के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाते हैं, जो नए बच्चे काफ़ी नए फेसेस दिख रहे हैं। बाकी ये है कि काफ़ी दिन आप लोगों की क्लास छूटी हुई, लगभग महीने भर। ऑब्वियस सी बात है, जब नया सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगी। वैसे भी इकॉनमी में वैसे भी सबका टैबू रहता है, टफ है। और तुम कहाँ गायब रहती थी बीच बीच में? तुम भी गई थी बीएड का एग्जाम देने? तुम्हारे गायब होते ही गायब हो गई थी? अच्छा, टॉपिक क्या लिखवाए थे? अच्छा, नॉमिनल लिखवाए थे। हम कन्वर्टेबिलिटी पढ़ाने जा रहे थे। हाँ, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नीर। नीर को कुछ हिंदी में कहते हैं ना, पर्यायवाची क्या होती है नीर की? नीर होती है ना, नीर पानी होता है ना। नीर जैसा करेंसी भी फ्लो करेगी और एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे जो एक्सचेंज रहेगा रेट, उसको क्या कहेंगे? नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। नीर नीर समझ में आया? नीर से हुआ पानी जो फ्री फ्लो कर सकता है। अब जब करेंसी का एक्सचेंज रेट एक्चुअली में फ्री फ्लो करेगा मार्केट में, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे, तो वो क्या होगा? वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहलाएगा। मार्केट फोर्सेस के थ्रू गाइड हो रही है। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। ये टर्म बार बार कहीं पे आता है तो आपको सिंपल सा लिख देना है या सिंपल सा टिक कर देना है। क्या है कि नॉर्मल एक्सचेंज रेट पे जो करेंसी की अदला बदली होगी, एक डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन करेंसियों से, विदेशी करेंसी से, घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा से जो परिवर्तन रेट होगा, एक दूसरे से विनिमय दर होगा, जिस रेट पे की जाएगी अदला बदली, किसी की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी की वैल्यू कम होगी, जिस रेट पे अदला बदली होगी उसे क्या कहेंगे? नीर। समझ आ गया? अगला इसी में रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। पहला नीर, दूसरा रीर, रीर रीर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। इसमें क्या होगा? जैसे हर कंट्री की अपनी अलग अलग मुद्रास्फीति होगी ना, इन्फ्लेशन रेट होगा, ठीक है। हर कंट्री की मुद्रास्फीति अलग अलग होगी, लेकिन नीर वाले में क्या चल रहा है? फॉरेक्स रिजर्व मार्केट में, जहां पे फॉरेक्स करेंसियों का अदला बदली होती है, वहां पे ट्रेड के बेसिस पे क्या हो रहा है? किसी की करेंसी डिमांड ज्यादा है, किसी करेंसी की डिमांड कम है, तो उसके अनुसार उसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है। अब लेकिन किसी डोमेस्टिक करेंसी की एक्चुअली में अगर उसमें इन्फ्लेशन रेट भी शामिल कर दिया जाए, क्या मुद्रास्फीति है, उसको भी अगर काउंट में लेके रेट विनिमय दर डिसाइड की जाए, तो वो क्या हो जाएगी? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इतनी सी डेफिनेशन इसकी, और इससे ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता। अब क्योंकि बास्केट में जैसे क्या हुआ, इसका और एग्जांपल ले सकते हो।
एक तो हो गया एक्सचेंज रेट पे, नॉमिनल आपकी डिमांड सप्लाई पे। अब मान लिया ये प्रोजेक्टर आपने यूएस में खरीदा और इंडिया में खरीदा, ठीक है, अब दोनों के रेट में डिफरेंस आएगा। ये जब यूएस में बिकेगा वहां की महंगाई रेट भी इसमें शामिल होगी, इंडिया में बिकेगी तो यहां की महंगाई रेट इसमें शामिल होगी। अब जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे रेट का, इस हिसाब से अगर एक्सचेंज रेट निकालेंगे रुपए का, तो क्या होगा, रीर, क्योंकि यहां महंगाई एडजस्ट हो गई ना इसमें। यहां गुड्स एंड सर्विसेज के भी दाम की महंगाई, जो डिमांड और सप्लाई का गैप हो, वो भी एडजस्ट हुआ ना इसमें। कई बार सुनते नहीं कि ये सामान वहां सस्ता पड़ रहा है, ये सामान यहां पे महंगा पड़ रहा है, होता है ना, कई टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना बीच बीच में। नहीं क्लियर हुआ? सब एकदम शांत बैठे हैं यार, नेपाल आपकी बाउंड्री है। गुड्स एंड प्रोडक्ट एक्चुअली में इन्फ्लेशन इन्वॉल्व कर देते हैं, बस मुद्रास्फीति इन्वॉल्व कर देते हैं। मुद्रास्फीति डिफरेंट कंट्रियों की क्या है, उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो एक्सचेंज रेट आएगा वो क्या होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। अब ये वास्तविक कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे इन्फ्लेशन एडजस्ट कर रहे हैं, वस्तुओं के रेट देख लो, यहां पे जो किसी वस्तु का रेट है, किसी और कंट्री में वस्तु का रेट क्या है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कंट्री से जाके सामान खरीदते हैं, वहां हमें एक्सचेंज रेट लगाने के बाद भी पता चलता है सस्ता पड़ रहा है, और यहाँ पे महंगा पड़ रहा है, या यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है वहां पे महंगा पड़ रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे, मान लिया इसके बेसिस पे अगर हम एक्सचेंज रेट देखेंगे, जब कि भाई रुपए की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू में, या रुपए की वैल्यू रेमनबी में या पाउंड में क्या अंतर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल, वास्तविक, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ही शामिल हो गई ना। जब हमारे यहाँ सामान बिकेगा वो महंगाई के हिसाब से अप एंड डाउन होगा ना, उसका प्राइस कितनी प्राइस में रेट है, क्या है उसका, इन्फ्लेशन किसके, इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है ना उसमें, मुद्रास्फीति एडजस्टेड होती है ना। तो यही चीज हो जाएगा रीर, नीर और रीर, दो टर्म ये हो गए क्लियर। अब अगला आएंगे कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मुद्रा परिवर्तनीयता, मुद्रा परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता कन्वर्टेबिलिटी किससे मिलकर बना है, कन्वर्ट प्लस एबिलिटी, यही तो बना है। इंग्लिश का संधिविच्छेद कर दो, यही तो होगा। किसी को कन्वर्ट करने की कितनी क्षमता है ना। इसमें दो अकाउंट शामिल होंगे, जो दो अकाउंट हम लोग पढ़े थे, एक करंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। दो शामिल होंगे, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी क्या है, किसी, मान लिया कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रुपए का लेन देन आसानी से हो जाए, चेंजेज, वहां पे किसी विनियामक या रेगुलेटर की भूमिका, विनियामक कहते हैं, विनियामक प्राधिकरण जैसे कहते हैं, कोई रेगुलेटरी बॉडी वहां पे इंटरवीन ना कर रही हो, मार्केट के बेसिस पे ही आराम से अगर हम रुपए का, अपनी डोमेस्टिक घरेलू करेंसी का विदेशी करेंसी से आसानी से परिवर्तन कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, और इसमें कोई रेगुलेशन ना हो, तो ये क्या कहलाती है, फुल कन्वर्टेबिलिटी। मतलब कोई भी अगर यहां पे थोड़ा भी इंटरवेंशन है सरकार का या रेगुलेटरी बॉडीज का, तो ये पार्शियल हो जाएगा, और पूरी तरह से अगर बैन है तो कन्वर्टेबिलिटी अलाउड ही नहीं है। मतलब पूरी तरह से रेगुलेटेड है। अगर कल हमने 3-4 रेट पढ़ाए थे, एक फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग,
सारी चीजें हिंदी में भी यही लिखी थी ना, भूल गए कल जो कल आए थे वो काहे नहीं बोल रहे हो दादा लोग? पढ़ा था ना तीनों, इसमें था, एक में था गवर्नमेंट इंटरवेंशन थे, एक में नहीं था, एक में पूरी तरह गवर्नमेंट इंटरवेंशन था ना तो चीजें। तो इसमें जब हम देख रहे हैं करेंसी का अदला बदली हो रही है विनिमय दर पे, तो जब करेंसी की विनिमय दर पूरी तरह से विनियामक फ्री है, मतलब किसी रेगुलेशन से फ्री है, तो वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हो रहा है। जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे एक्चुअली में चीजें परिवर्तन होंगी तो वो क्या होंगी, फुल कन्वर्टेबल होंगी। वहां पे हमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन वहां पे लागू नहीं है। मार्केट अपने आप डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रुपए का परिवर्तन कर रही है। इसे क्या कहेंगे, फुल कन्वर्टेबिलिटी। अब हमारे यहां जब बीओपी क्राइसिस हुआ था, कल हमने कहानी बताई थी ना बीओपी क्राइसिस की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, कल तो कहानी बताई थी यार एक्सचेंज रेट पे। सब उड़ गया। बीओपी क्राइसिस क्या होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है, तो यहाँ पे क्राइसिस हो गई, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा इसका मतलब। कल आप लोगों को बताया था 3 महीने के लिए सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व बचा था जिससे हम पेट्रोल या क्रूड ऑयल खरीद सकते थे। कल कहानी ये बताई थी कि नहीं। उसके बाद इकोनॉमी एलपीजी ओपन हुई थी, एलपीजी रिफॉर्म ये भी बताया था, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और बाहर की कंट्रियों ने क्या क्या रिफॉर्म के लिए प्रेशर डाला था। जी बताइए। अच्छा आप ही को राकेश जी ने भेजा होगा हैं? क्या नाम है आपका, इधर आइए। बाद में हर चीज इन्फॉर्म डिसीजन होनी चाहिए ना। हाँ तो कन्वर्टेबिलिटी पे थे, पीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस कल ही हमने कहानी बताई थी, क्या बताई थी कि गल्फ वार हुआ, क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी हाई हुई, हमारी इकोनॉमी क्या थी उस समय, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे थे बाहर से तेल खरीदने के, पूरी इकोनॉमी पे प्रॉब्लम अफेक्ट पड़ता, क्रिएट हुई थी प्रॉब्लम। तो इसे क्या था, ये बीओपी क्राइसिस की ही तो स्टोरी थी। और ये कहानी भी भूल गए तुम लोग, बताओ जरा यार।
नहीं बताई थी कल? मुझे लगा ये भी कह दोगे कि नहीं बताई है। अब याद आ गई नहीं पूरी कहानी? सबको सुननी है? एक्चुअली में इसमें एक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे वो तो साहब भी बता सकते हैं। हिंदी नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की? ये है सबकी हिंदी। और सब कहते हो कि सर हिंदी में पढ़ाओ, एकदम क्राइसिस सबको पता है क्या होती है, लेकिन ये कह दो कि हिंदी बताओ इसकी, सब कहते हैं नहीं सर शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ाइए आप। इसकी हिंदी अभी बोलेंगे ना तो सब सर पकड़ोगे। इस हिसाब से तो ये भुगतान संतुलन संबंध। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि बैलेंस शीट एक्चुअली में जो इनकम एंड आउटगोइंग की है उसकी एक बैलेंस शीट बनी। अब जब हम बाहर से व्यापार करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है ना, हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग करेंसियां हैं, मतलब नोट्स हैं। उसके बेसिस पे अगर काम होना है तो आपके पास उनकी करेंसी होनी चाहिए, उनके पास आपकी करेंसी होनी चाहिए, या इंटरनेशनल मार्केट में अगर जो एक हार्ड करेंसी और हॉट करेंसी पढ़ाए थे वो करेंसी हो आपके पास, जैसी डॉलर होगी ना। अब जो लोग पुराने थे वो कहेंगे हार्ड करेंसी क्या होती है, हॉट करेंसी क्या होती है? यस, जो ज्यादा डिमांड में है, डिमांड में है तो वो हार्ड है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मतलब अगर डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। और इमीडिएट टेम्परेरी बेसिस पे कोई करेंसी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई तो वो क्या हो गई? हॉट करेंसी। ठीक, तो ये चीजें जब आपके पास वो करेंसियां नहीं है, आपके पास रिजर्व क्राइसिस आ गई, आपकी इकोनॉमी क्लोज थी हमारी। पहले 91 के पहले जब रिफॉर्म नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ लाइसेंस कोटा राज कहा जाता है, कोई बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा व्यापार नहीं था, तो हमारे पास क्या हो गया था, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए थे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत हाई हो रही थी गल्फ वॉर की वजह से भी उधर। फिर उसके बाद जब हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, कच्चा तेल क्रूड ऑयल को कहते हैं, तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी बहुत अफेक्टेड होगी ना, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सारे इंजन, इरिगेशन सब उसी पे डिपेंडेंट थे ना, तेल पे ही तो डिपेंडेंट है सारे, फ्यूल पे। और जब फ्यूल आएगा नहीं, चाहे गैस एलपीजी भी तो उसी से बनती है, एलपीजी से ही तो बनती है। तो अगर ये सब सारी चीजें नहीं होंगी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी को बहुत अफेक्टेड हो जाएगा। अब हमारे पास जब फॉरेक्स रिजर्व नहीं है तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास एक्चुअली में बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए गए लोन लेने, तो आईएमएफ में जो लोग शेयर होल्डर्स होंगे वो तो चाहेंगे इकोनॉमी खुले, हमें मार्केट मिले, हम वहां पे इन्वेस्ट करें, वहां से प्रॉफिट कमाएं। तभी आईएमएफ ने टर्म्स एंड कंडीशन रखा, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ही हम लोन देंगे, आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको मार्केट के बेसिस पे छोड़ना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई पे। तो ये सब कंडीशंस निगोशिएट हुआ, उसके बाद हमारी एलपीजी रिफॉर्म हुआ ना।
हाँ, तो बीओपी क्राइसिस ये थी जो कहानी बताई आपको। तो उसके बाद हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ। एलपीजी रिफॉर्म के बाद एक्चुअली में यही फ्री फ्लोटिंग जो हमने डिफरेंट 3 काइंड ऑफ वो पढ़े थे ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग, ये 3 तरह के रिफॉर्म किए गए। अब तीनों तरह के जो रिफॉर्म हुए, करंट अकाउंट में अलग रिफॉर्म किया गया, कैपिटल अकाउंट में अलग। हमारे यहां करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह अलाउ की गई। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या की गई? पूरी तरह अकाउंट की गई। बट कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अप्लाई की गई। और यहां पे भी कुछ चीजें रही, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, विनिमय दर का फोकस किया गया। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आ रही थी? शॉर्ट टर्म चीजें आ रही थी, एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के आ रहे थे, सर्विसेज के आ रहे थे, गुड्स के आ रहे थे, ये सब चीजें, ट्रांसफर पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब आ रहा था। अब ट्रांसफर पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इन सब पे जो रेट, एक्सचेंज रेट होगा, वो क्या होगा? मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अनुसार होगा। ठीक है, यहां पे किसी का कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, गवर्नमेंट इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दी। उसके बेसिस पे हमें अगर किसी को इंटरेस्ट पेमेंट करना फॉरेन करेंसी पे, तो किस में कर देंगे? वही एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। ठीक है, ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो गया, ये फुल कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में जो एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं ना, लॉन्ग टर्म की चीजें, यहां पे गवर्नमेंट ने कैपिंग कुछ लगाई। जैसे आप लोग कई बार सुनते होंगे, इस सेक्टर में इतना परसेंट एफडीआई अलाउ है, किसी में 100%, किसी में 75%, किसी में 49%, इस तरह की अलाउ है ना। ये जो कैपिंग है अलग अलग, ये क्या है? ये दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे हैं फ्रीली। कहीं पे गवर्नमेंट रूट के थ्रू है, कहीं वो डायरेक्टली आके मार्केट के बेसिस में उनको पैसा चाहिए तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाकी एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई क्या है, अभी इसके आगे इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट वाली चीजें। ठीक है, नहीं समझे? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है? पार्शियल है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह से मार्केट के बेसिस पे है। उसमें जो हमने कैपिंग एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयास करेंगे, करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म वाली चीजें जितना है उस पर सरकार रूट के थ्रू, सरकार पहले अप्रूवल देगी फिर आप करोगे। तो यहां पे सरकार का रेगुलेशन लग गया। जब सरकार का रेगुलेशन लग गया तो वो क्या फुल कन्वर्टेबिलिटी हुई? नहीं ना। अब सरकार के रूल्स रेगुलेशन के थ्रू आपको आना पड़ रहा है, तो यहां पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी हो गई। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमारे यहां पार्शियल है, और करंट को 1994 से ही फुल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो हम पढ़ा चुके हैं। अगला टर्म आएगा इसमें, एक है तारापोर कमेटी आई थी। इस सब पे किस सेक्टर को कितना परसेंट कन्वर्टेबिलिटी दी जाए, कितना नहीं, किस अकाउंट को? तारापोर कमेटी, हिंदी में लिख लो यार। परिवर्तनीयता समझ में आ रही है ना? कन्वर्टेबिलिटी मतलब परिवर्तनीयता। तारापोर समिति 1997 में आई थी, पहली, दूसरी 2006 में। और ये पहली 1997 में, दूसरी 2006 में। क्या काम है? इसका काम था पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर, कन्वर्टेबिलिटी पर सुझाव प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर सुझाव प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। आप भी लिख लो, फर्स्ट क्लास है तो लिखते रहो। ठीक है,
पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लाभ क्या क्या होंगे ये लिख लो। बड़ी मात्रा में निधि की उपलब्धता हो जाएगी, फंड की। पूंजी लागत में कमी, बाहर से जब एफडीआई आएगा तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, फॉरेक्स रिजर्व आएगा, फंड बढ़ेगा कि नहीं। जब कन्वर्टेबिलिटी देंगे, आसानी से लोगों को इन्वेस्ट करने देंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, तो नई टेक्नोलॉजी, नए मैनेजमेंट, नई कंपनियां, कंपटीशन, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब आएगा ना। सब लिख लो। जब आ गया समझ में, गर्दन हिला दिए तो लिखो। पूंजी लागत में कमी आएगी, अधिक वित्तीय प्रतिस्पर्धा होगी, लिखो यार तुम लोग थोड़ा दिमाग। अधिक वित्तीय प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन, कंपटीशन होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सुधरेगी ना, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार होगा ना। सब एकदम ऐसे शांत हो गई जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब चीजें क्लास इतनी ली गई है, समझाया गया हर एक चीजों का। ये बताओ, कैपिटल अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट क्या था? इसमें लॉन्ग टर्म चीजें थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन सब की बात की जाती है ना। लोन लिया गया उसको आता है, या एफडीआई आया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन एफआईआई, विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स जो होते हैं निवेशक, एफपीआई हो गया। इन सब के थ्रू अब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जब हम इसको थोड़ा ईज करेंगे इस पे रेगुलेशन, इस अकाउंट पे, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या होगा, पैसा आएगा ना, बाहर से पैसा आसानी से आएगा ना, बाहर से पैसा आएगा, अलग अलग कंपनियों के मैनेजमेंट में इन सब पे इन्वेस्टमेंट होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आएंगी, कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, आके करेंगी ना, डिफरेंट सेक्टर्स ओपन हो जाएंगे, तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सुधरेगी ना, नौकरी यहाँ क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट कर सकेंगे ज्यादा हम यहाँ पे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा ना इससे। ये सब तो फायदे हो गए ना यहाँ से। अब लेकिन यहाँ पे पार्शियल क्यों किया गया? कई सेक्टर हमारे ऐसे, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया, या फार्मा सेक्टर हो गया, सारी चीजों में हमें चेक एंड बैलेंस भी तो मेंटेन करना है। हर अपनी क्रूशियल एसेट को तो बाहर से इन्वेस्ट करने या मैनेजमेंट कंट्रोल तो नहीं दे देना है ना, नहीं दे सकते ना, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म के नुकसान हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर पे गवर्नमेंट क्या कहेगी, बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में, इन सब पे क्या कहिए 74%, किसी भी 49%, कुछ पे कह दी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रूट से, कुछ सेक्टर ओपन कर दी, कुछ सेक्टर को पार्शियली कहा कि अगर ये सेक्टर है, तो कुछ कुछ सेक्टर को बांटा उसने, कई पार्ट में तोड़ा, कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट करने पे बाहर से प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे रेलवे को अगर प्राइवेटाइजेशन करने की बात जो हवा में चल रही थी, तो ऑपरेशंस गवर्नमेंट के हाथ में है अभी भी, सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को क्या कहा गया, आप ट्रेन चलाओ ना, प्रॉफिट कमाओ। जैसे डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में कुछ डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट अपने इंडियन कंपनियों को ओरिजिन दी, कुछ को ही बाहर से देने की बात चल रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं किया गया कि आप 100% इन्वेस्ट कर सको। बाहर की कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरह से इन्वेस्ट, 74% है हमारी समझ से, 74% तक सेक्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो इन सब सेक्टर में आपको प्रॉफिट कहां पे है, कहां पे लॉस हो सकती है हमारे यहाँ की, कहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर चीजें नहीं रहेंगी पूरी तरह, तो गवर्नमेंट कैसे अपने सिटीजन्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेगी, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब भी तो मैटर आ जाएगा। एटॉमिक सेक्टर में सबको नहीं, तो पूरी तरह 100% नहीं दे सकते ना। इन सब पे क्या किया उन्होंने, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इसलिए चल रही है। हाँ, जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन सब पे क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर डिवाइड किए, कौन से सेक्टर में लाके पावर सेक्टर में कर सकते, पावर सेक्टर में 100% कर दो, इस तरह की चीजें एफडीआई में कर दिया। तो उसमें क्या हो गया, कन्वर्टेबिलिटी, परिवर्तनीयता ज्यादा हो गई। तो सेक्टर वाइज डिवाइड किया कैपिटल अकाउंट को, तो कौन से सेक्टर में दे सकते हैं, कौन से सेक्टर में नहीं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट पैरामीटर्स डिसाइड हुए।
कौन से सेक्टर पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आएगी, कहाँ नहीं आएगी, हमारे सिटीजन्स का प्रॉब्लम कहाँ हमारे सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, कहाँ नहीं होंगे। ये सब इश्यूज जो हैं क्या होंगे, रिजॉल्व होके सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ना। एक ही बात तो नहीं है कि सिर्फ जॉब क्रिएट कर दिया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाए, हर चीजों को चेक एंड बैलेंस करके ले चलना है ना। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई। तो कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी, कौन कौन से सेक्टर में आप आसानी से इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रेगुलेशन फ्री छोड़ सकते हैं, कहां पर रेगुलेशन आपको करना है। ठीक है, ठीक है। ये रहा कन्वर्टेबिलिटी, परिवर्तनीयता। और करंट अकाउंट में जनरली हम क्या देखते हैं, सिर्फ ट्रेड देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं, जिस सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और पैसे कहाँ से, लोन इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है हमें, या ग्रांट कहीं से मिल रही है, ये सब किस में आता है, चालू खाता में। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। और ये लेकिन हम एक्सटर्नल सेक्टर के सेंस में बात कर रहे हैं, बैंक वाला चालू खाता मत समझना यार, बैंकिंग पढ़ा चुके हैं वहां पे। ठीक है, नए बच्चों को कई टर्म दिक्कत हो रही होगी, जहां दिक्कत हो या पीछे जो छूटा हुआ है, बाकी बच्चों से भी आप डिस्कस कर लीजिए, नहीं आता आप हमसे भी पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी यूट्यूब पे वीडियो भी सारे पड़े हैं, लगभग अब की बार के सारे पड़े हैं रिकॉर्डेड, आप उससे पढ़ लीजिए, जहां पे ना समझ में आए आप कभी भी पूछ लीजिए। और नहीं होगा, जो नए बच्चे ज़्यादा शामिल होंगे, कभी कभार एक्स्ट्रा क्लास लेके उनको जो भी होगा एक जनरल रिवीजन के फॉर्म में वो हम करवा देंगे, क्लास से अलग। लेकिन अगर पढ़ना चाहोगे तब अननेसेसरी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सर ये जो साधु समिति है ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट, यस, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए ही इस पे कमेटी बनाई गई थी। करंट के तो उन्होंने पूरा कर दिया था, उसमें दिक्कत नहीं थी। इससे पार्शियल इसमें सेक्टर्स डिवाइड करने थे ना, किस सेक्टर पे क्या फायदे नुकसान होंगे, हर एक एक पॉइंट पे डिस्कशन डिबेट, तब जाके आएगा ना रियल। तो तारापुर कमेटी इसीलिए बनाई गई थी। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कब बनी थी, मैचिंग का आता है, कौन सी कमेटी किस लिए बनी थी, मैचिंग का आता है एग्जाम में। 57 नहीं, 57 नहीं, 1997। और दूसरी आई है 2007 में, 6, ठीक है 2006, ये 2016 लिखी है। अरे वो 6 की वो सर लिख गया, मुझे याद 2006 था। वो पता नहीं अगला लिखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कन्वर्टेबिलिटी समझ में आ गया ना सबको? यार इतना टाइम लोगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, थोड़ा दिमाग तेज बढ़ाओ और पढ़ के आओ। जब आप पढ़ के आओगे ना, तब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो आप अपने आप कनेक्ट कर जाओगे चीजों को। हाँ, फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास होता है इंडिया में? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। उसमें क्या क्या शामिल होता है उस भंडार में? एक तो विदेशी करेंसियां हो गई, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए,
बैंक डिपॉजिट्स हो गया, एसडीआर हो गया। बोल तो दिया, फॉरेक्स रिजर्व। हाँ? बताते हैं दादा, अभी लिख लो। लिख लिए, बैंक जमा सोना, एसडीआर को हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ड्रॉइंग मतलब जानते हो, निकालना होता है ना, वो वाला है। विशेष आहरण अधिकार। सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंग्लिश में कहते हैं। प्रतिभूतियां, ये सारी चीज क्या होती है इसमें शामिल, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां। किसमें? ये सब विदेशी मुद्रा भंडार, ये सब चीजें काउंट किस में की जाती हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में। सॉरी, हाँ आगे लिखो। अब इसमें एक टर्म आया एसडीआर, बाकी चीजें तो आपको पता है, सोना क्या होता है, बैंक जमा क्या होता है, सब तो पता है यार। इसमें सिर्फ एक टर्म ऐसा है जो एसडीआर आपको नहीं पता है ना, विशेष आहरण अधिकार। एसडीआर एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। एसडीआर एक्चुअली में एक तरह से जानो शेयर होता है, कहां पे जाके? आईएमएफ के पास, जो जितने उसमें मेंबर्स हैं। अब आईएमएफ आ रहा है, आईएमएफ सबको पता है। आईएमएफ, मैं बार बार आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कहता हूं, किसको किसको पता आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है? आईएमएफ का नाम नहीं सुना है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सुना है ना? सुना है ना? कब बना था? कब? आस पास हो लेकिन गलत है। हाँ 45 में। इंडिया इसका स्टार्टिंग से ही मेंबर था, ठीक है। सभी मेंबर के अपने अपने शेयर होते हैं इसमें जो इंक्लूड करते हैं, और उस शेयर के डिपॉजिट के बेसिस पे इनका एक्चुअली में एक एसडीआर करेंसी, अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति डिफाइन किया जाता है उसमें, कितना % एसडीआर इनके होल्डिंग है, जिसका जैसा शेयर रहता है वहां पे। क्योंकि कोई बैंक बनने के लिए वहां पे सभी कंट्रियों से शेयर होता है ना, सभी कंट्रियों से कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाएगा ना, जो जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसके अनुसार उसका एसडीआर डिफाइन होता है। अब एसडीआर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो काम किसका? इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिक्स वालों का, जो बैंकिंग चला रहे हैं। वो आएगा किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको क्या पढ़ना है? मैक्रो। इसलिए सिर्फ ये जानिए एसडीआर होता क्या है। एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1969 में बनाया गया था। यार थोड़ा तेज लिखो। एसडीआर एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे आईएमएफ द्वारा 1969 में, 1969 में, अब 59, 69, 79 में कंफ्यूज तो नहीं होते तुम लोग? 1969 में बनाया गया था। दूसरा पॉइंट, एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं, एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं के टोकरी पर आधारित होता है, या बास्केट पे आधारित होता है। बास्केट पता है सबको? पता है ना? मैथ के क्वेश्चन तो 9, 10 में लगाए होंगे बहुत, बास्केट वाले 6, 7, 8 में भी रहते हैं। किसने इनको दे दिए, ये दे दिए, आता है ना क्वेश्चन। हाँ अब लिखो इसमें कौन कौन सी 5 मुद्राएं हैं? डॉलर, यूरो, एन, एन जापान की मुद्रा है, पौंड यूके की है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं?
किसको किसको पता है? क्या बोल रही हूँ? इंग्लैंड क्या है? मैं कौन कौन सी कंट्रियां पूछ रहा हूँ तो इंग्लैंड सिर्फ आएगा? डेनमार्क है? डेनमार्क तो ऊपर, डेनमार्क तो फिनलैंड, डेनमार्क अलग कंट्री है। तो अलग है। लिखो, कौन सा लिख लिए? डॉलर, यूरो, पाउंड, एन, रेमिनबी। रेमिनबी, रेमिनबी हिंदी में लिखना, रेमिनबी चाइना की मुद्रा है। ये 5 कंट्रियों की बास्केट होती है, इसी के बेसिस पे एसडीआर डिफाइन होता है। यार तुम लोग थोड़ा तेज लिखो, ये सब्जेक्ट ज्यादा खींच रहा है टॉपिक। आज खत्म को सोचे थे इन्वेस्टमेंट पढ़ा के खत्म करेंगे, लेकिन तुम लोग टाइम खींच जाओगे। 1 बजे तक पढ़ा देंगे फिर। ठीक है, समझ गए? इसका जो शेयर हमने बताया ही कि सब कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट के बेसिस पे सबको कुछ एसडीआर अलॉट हो जाता है। तो अब फॉरेक्स रिजर्व किस में रहेगा? ये इन्हीं करेंसियों का जो बास्केट होगा, इन्हीं करेंसियों का कितना आप इंक्लूड कर रहे हैं कहीं पे। अब आप रुपए तो वहां पे है नहीं, आप फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस पे ही वहां पे चीजें अपनी डिपॉजिट करेंगे। तो आपका जितना ज्यादा ट्रेड, जितनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी, आपका एसडीआर वैल्यू बढ़ता जाएगा। बस समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। बोलना बहुत पड़ता है यार। अगला लिख लो, लर्म्स। लर्म्स, LERMS कैपिटल में लिखना। हिंदी में कहते हैं उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली। उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली, लर्म्स। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। उदारीकृत विनिमय दर तंत्र प्रणाली 1993 में चालू किया गया। नाइनटीन 1993 में चालू किया गया। दूसरा पॉइंट, भारत के द्वारा अपनी मुद्रा को निश्चित मुद्रा प्रणाली या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, निश्चित मुद्रा प्रणाली या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इंग्लिश में से अलग कर दिया गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली में, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली या चल विनिमय दर प्रणाली में प्रवेश किया गया। चल विनिमय दर प्रणाली में ठीक है, इसे ही लर्म कहते हैं और कुछ इसमें डेफिनेशन समझाना नहीं। ठीक है, लर्म्स टर्म आए तो आपको पता चल जाए ना। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क है, वो लिख लो। आपको ये लिख के लाना है कौन सी 5 वस्तुएं सबसे ज्यादा अपने देश में आयात होती हैं, सीरीज वाइज 1 2 3 4 5, और कौन सी निर्यात होती हैं सबसे ज्यादा। 5 वस्तुएं आयातित और 5 वस्तुएं निर्यातित, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे कौन कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, ये आपको लिख के लाना है, कौन सी सबसे ज्यादा इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है। ये लिखना है। दूसरा, अभी प्रेजेंट में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है।
ये दोनों क्वेश्चन कल हमें आप बताएंगे। वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार हमारी कंट्री में कितना, मतलब आरबीआई के पास? हार्ड करेंसी को हिंदी में कहते हैं कठोर मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी को नरम मुद्रा। ये सब हिंदी है लेकिन अच्छी हिंदियां नहीं है, बता दे रहे हैं। हॉट करेंसी को क्या कहेंगे? गरम मुद्रा। बहुत हंस रहे हो सब लोग। क्या क्या लिखना उखना कुछ नहीं है, सिर्फ टर्म लिखने हैं उसके। एक फैक्ट है, लिख के लाना बस। 200 शब्द लिख के अगला एक टर्म लिखना, EFF। EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। फंड फैसिलिटी ये IMF के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। किसको? मेंबर कंट्रीज को। IMF के द्वारा ये फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? IMF के द्वारा। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ये प्रोवाइड जब की जाती है डिफरेंट कंट्रियों को, किस लिए? फंड रेज करने के लिए। और फंड किस लिए रेज करेंगे? अपने BOP क्राइसिस से निपटने के लिए। सर IMF के द्वारा की जाती है, तो IMF के जो मेंबर हैं उन्हीं को IMF के मेंबर द्वारा ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, सुविधा, ये एक तरह की सुविधा है ना। फैसिलिटी लिखा है, सुविधा है। सुविधा किसको दी जाएगी? मेंबर कंट्री को। और ये सुविधा दी किस लिए जाएगी? फंड रेज करने के लिए। फंड किस लिए रेज करेंगे? BOP क्राइसिस से निपटने के लिए। बस इतना है। और इसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करेगा, फिर अप्लाई करेगा ना IMF। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको साइन करने होंगे, तब आप फंड रेज कर सकेंगे। और ये टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया ने भी साइन किया, कब जाके? जब लिबरलाइजेशन LPG किया 91-92 में हमारी समझ से, ठीक है। ये लिख लो। सारी बातें घूम फिर के वही आ रही हैं, जो बातें पहले बताते हैं फिर वो टर्म के फॉर्म में आ जा रहा। क्लियर? चीप करेंसी और डियर करेंसी मैंने लिख पढ़ा रखा है, ठीक है।
अगला टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करोगे, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला टर्म क्या होगा, विदेशी निवेश। चैप्टर है, यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें टर्म आएगा एफडीआई, एफआईआई, क्यूएफआई, एफपीआई। 4 टर्म आएंगे इसमें, ठीक है। ये 4 टर्म आएंगे, अभी 4 टर्म को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश क्या होता है? आपको मेक इन इंडिया का बढ़ावा देना, आपको फंड चाहिए, बाहर से पैसे लाने पड़ेंगे, बाहर से पैसे आएंगे ना, बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगी, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, पावर सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में आके वो बिजनेस करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर आकर इन्वेस्ट करें, ई कॉमर्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है? बाहर की कंपनियां, जब हमारे यहाँ बाहर से पैसा आके इन्वेस्ट हो रहा है और डिफरेंट उद्योग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर में या डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या होगा? वो विदेशी निवेश। ये हुआ विदेशी निवेश, समझ आया? अब इसी विदेशी निवेश को अलग अलग टर्म में डिफाइन किया गया, कैसे कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे कैसे इसका रेगुलेशन होगा। इसमें पहला टर्म आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई। क्या हुआ दादा? देख रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं विचारो, ये टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश के प्रकार। अच्छा, प्रकारों का बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, हर चीज के प्रकार पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से रटाया जाता था मार मार के। इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन से पढ़े थे बचपन में? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, होता है ना। आज्ञा का विलोम क्या होता है? विलोम रटना था ना? क्या, किसका? आज्ञा का, आज्ञा का विलोम क्या होता है? हाँ, ऑप्शन दीजिए सर, 4 ऑप्शन आप। आज्ञा का मतलब पता है? कॉमन सेंस लगाते हैं। बताई तो विज्ञा, तो तुम क्यों नहीं कर रही हो? हिंदी तो आती है ना तुम लोगों को? आती है ना? हिंदी किसको किसको आती है? सर नॉर्मल आती है, ऐसी नहीं आती। ऐसी तो हिंदी आती है, सब बोलते हैं। हिंदी आती है ना सबको? पढ़ते नहीं। किम कर्तव्य विमूढ़ क्या होता मतलब? संस्कृत किसने कहा? संस्कृत है ये? क्या, फिर से बोलिए। किम कर्तव्य विमूढ़, किम मतलब है? नहीं यार, वो अलग होता है।
हाँ वो अलग होता है, जिसका पति होती अलग है, आरूढ़ा होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, बहुत स्टक हो जाना किसी चीज में, यस। स्टैग्नेंट टाइप की कंडीशन, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ घटना ऐसी हो गई अगल बगल। बताओ जरा, तुम लोगों को हिंदी भी नहीं आती? ये सब शब्द हमेशा यूज होते हैं यार। अब ऐसे ये बोलो ना, इंग्लिश यूज करते हैं हम। इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश के तो है ना। अच्छा, कवयित्री कौन लिख सकता है आगे यहाँ बोर्ड पे? कवयित्री सही लिखना है, स्पेलिंग है। आ जाओ, कौन कौन लिख सकता है? पहले हाथ खड़े करो फिर देखें। अरे हिंदी लिख सकते हो ना? तुम ही आ जाओ। हिंदी में सर सबने देख लिया, ये कैसे? कौन ले देख लिया? गूगल पे? अब नकल करो यार, हमें क्या मतलब है? अरे सही तो जा रहा था, वो क्यों बोल रहा है? ला बेटा, थैंक यू। सैफ आओ, तुम लिखो स्पेलिंग। जाओ आगे सही करो शिवांशी जरा, और सब लोग गूगल कर लो। अच्छा, तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? आता तो नहीं बुला रहे सर सेक्स टैक्स बटन वाले मुंह बना बस बहुत टेट सुपर टेट नहीं, ये तुम्हारे आरओ में भी आएगा, और तुम्हारे यूपी पीसीएस के हिंदी मेंस में भी आएगा। बताएं लोग, हमें तो नहीं पता, हमें तो सही लिखा है ना? उज्जवल, किसको किसको आता? हाथ उठाओ। तो बोलना क्यों है? अच्छा, यही प्रूफ दिखाएंगे, वीडियो में रिकॉर्ड है। आशीर्वाद आके लिख दो, कौन लिख सकता है? आशीर्वाद लिख दोगे? चलो, तुम सबकी सही गलत करते हो तुम, चलो
सर मैं बोल दिया ये अटेंडेंस लगाओ सब लोग इस पे सर नाम स्वर भी कल परसों। मैंने आकाश से जाके बात कर लेना एक बार। तो हमें दिखा तुम दे के आई थी पेपर? क्यों? जाके पेपर तो दे आओ वहां पे। नाम नहीं आया होगा हैं? सर इसमें नाम तो आ जो अच्छा ठीक है, मैं आकाश को बुलाता हूँ यहाँ पे एक दिन मंडे को। जिसका जिसका नाम नहीं आ रहा बताना है। हाँ लगा दीजिए, एक वहां पे लगा दीजिए और उस रूम में भी लगा दीजिएगा, उस वाले में। चाबी वहां है ना। गोद नहीं है क्या? गोद आई होती तो लग जाता। हाँ आशीर्वाद आके लिखो। ना ठीक है। प्रत्यक्ष लिखना आता है ना सबको? आता है ना? लिखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तक। लिखो। लिख लिए थे ना? जिसकी स्पेलिंग गलत हुई प्रत्यक्ष की ना, उसको सीट पे खड़ा करेंगे। लिस्ट देके नहीं आई है ना? जिन्होंने दे दिया उनका ही नहीं है वो देखिए सामने। तो डॉक्यूमेंट जमा क्या हुआ? लिखो पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष विदेश दीर्घकालिक निवेश, भौतिक परिसंपत्ति में निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट, भौतिक परिसंपत्ति में निवेश, एसेट में। उद्यम क्षमता या उत्पादकता बढ़ाना या प्रबंधन नियंत्रण बदलने का लक्ष्य होता है। उद्यम क्षमता या उत्पादकता बढ़ाने या प्रबंधन नियंत्रण बदलने का लक्ष्य होता है। ये एफडीआई में लिखवा रहे हैं पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, अरे यार, उद्यम क्षमता उत्पादकता बढ़ाने या प्रबंधन नियंत्रण बदलने का लक्ष्य। अगला पॉइंट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। हाँ, हस्तांतरण की स्पेलिंग कौन लिख सकता है? हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार और प्रबंधन इनपुट तक पहुंच की ओर जाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं प्रौद्योगिकी ट्रांसफर को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं हिंदी में। हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं। दिखाओ जरा हस्तांतरण क्या लिखे हो? गलत। क्या लिखा है आपने? कहाँ लिखे हैं? गलत है। दिखाओ जरा हस्तांतरण क्या लिखे? हस्तांतरण नहीं होता। डेफिनेशन देखो, तुम लोग स्पेलिंग नहीं लिख रही आज दिन, वर्ड ही नहीं पता है। प्रौद्योगिकी है, हस्तांतरण होता, तांत्रण, नांतरण नहीं।
बिंदी होती है, हस्तांतरण, ये ताता दो नहीं होते। चलो तो यार जाओ, स्पेलिंग लिखती नहीं आती है। सर हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिखी होगी तुम। हस्तांतरण होता है, नांतरण नहीं। ट्रांसफर का मतलब, नांतरण नहीं होता। दोनों में डिफरेंस है, खोजना जाके। अब यार छोड़ो, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। प्राथमिक बाजार में एफडीआई का प्रवाह, प्राथमिक बाजार में एफडीआई का प्रवाह, प्राथमिक बाजार में एफडीआई का प्रवाह। प्राथमिक बाजार में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ही लिख रहे हो ना। प्रवेश प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत मुश्किल होता है एफडीआई में। प्रवेश और निकास मतलब एंट्री और एग्जिट। प्रवेश और निकास, विकास मतलब कहाँ जाना? हाँ, मुश्किल होता है, टफ होता है मतलब। कंपनी के मुनाफे के लिए पात्र होते हैं, मतलब कंपनी अगर मुनाफा कमाएगी तो एफडीआई जो उसमें इन्वेस्ट किए रहेगा वो उसका उसको भी मिलेगा। हमारा आज माइंड कंसंट्रेट क्यों नहीं है? आपके ऊपर जल्दी होगी। कंपनी के मुनाफे के लिए पात्र है और प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत मुश्किल है। ठीक है, अगला लिखो। प्रौद्योगिकी भी बहुत से लोग गलत लिखे हो। अब अगला टॉपिक सुन लो, एफडीआई क्या है एक्चुअली में। लिख तो लिए ना सब डेफिनेशन। अब ये समझ लो, अपना देश है, ठीक है, बाहर से कोई इन्वेस्टर्स आए, वो सेबी के थ्रू और गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू रजिस्टर है हमारे यहाँ हुए। अब यहाँ कई कंपनियां हैं, ठीक है, कई तरह की कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों के शेयर में इनके टोटल होल्डिंग होगी, कुछ होगा, मान लिया अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो अगर 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कोई करता है इसमें, इसकी जो टोटल वैल्यू है, तो किस में आएगा? एफडीआई में। ठीक है, अब एफडीआई इन्वेस्ट ज्यादातर इसके एक्सपेंशन के लिए, इसकी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने के लिए, या इसके मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, मतलब टोटल कंपनी या टोटल कंपनी टेकओवर के लिए जब प्रयास किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा, निवेश, तो किस में आएगा? एफडीआई में। समझ गए? अब जब आप यहां पे इन्वेस्ट कर दिए, इस पे आपके गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के थ्रू आए, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुरंत कहीं निकल जाएं। इन्वेस्ट करते समय आपका पूरा चेकअप हुआ, आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्या किया, उसके पैरामीटर फॉलो हुए। अब आप तुरंत ये कंपनी छोड़ के आज इन्वेस्ट किया, कल को मैनेजमेंट छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, एग्जिट होते हुए भी टाइम लगेगा। तो एंट्री और एग्जिट दोनों टफ होता है, और मैनेजमेंट कंट्रोल तो लिया ही आपने। अब इसका अगर कुछ प्रॉफिट होगा तब भी आपको शेयर मिलेगा, ये पॉइंट भी लिखा आप लोगों ने। ये सारे पॉइंट किस में आ रहे हैं? एफडीआई में। अब अगला लिखो, एफआईआई। समझ आ गया ना एफडीआई क्या होता है? एफडीआई रोज न्यूज में सुनते हो ना। किसने किसने न्यूज़पेपर इकोनॉमी वाला पढ़ना चालू किया पेपर है? अरे वाह, वेरी गुड। इंटरेस्ट आ रहा पढ़ने में? अब समझ में भी आ रहा होगा ना? नहीं आता सर, पापा से पूछ ली थी। आप पढ़ेंगे और इसको दोहरा के पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, तो आपको इकोनॉमी में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा करंट के ना, कि आप और कोई सेगमेंट देखेंगे ही नहीं फिर। सच बता रहे हैं, और कोई सेगमेंट नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे इकोनॉमी पे और कहेंगे जब इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो बाकी अपनी चीजें सारी अपने आप लागू रहेंगी। पैसा हो तो आप सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं ना, और इकोनॉमी पैसे को ही तो मैनेज कराता है। आप फ्रस्ट्रेट कब होते हैं? आपकी जरूरतें जब चीजें नहीं पूरी होती,
सुख सुविधा किससे आएगी? पैसे से। तो पैसे को ही मैनेज करना है, सारी सुख सुविधा, काम। जॉब किस लिए चाहिए? जॉब किस लिए चाहिए? पैसा चाहिए ना। अपनी राइट्स कब, सोशल जस्टिस कब डिलीवर हो सकता है आप लोगों को? जब आपके पास पैसा हो। पावरफुल कौन है? सब हर जगह पैसा इन्वॉल्व है, कहते हुए इकॉनमी नहीं आती हम लोगों को। और ओवरऑल डिमांड और सप्लाई पैसे की तो हम लोग देखते हैं हर जगह। ले आए ना घुमा के डिमांड सप्लाई पे। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेश लिख लो, या तो निवेशक कह लो, जो भी कहना हो आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर, जो भी लिखोगे आप सब सही है। FII लिखो। पहला पॉइंट, आमतौर पर अल्पकालिक निवेश होता है, शॉर्ट टर्म। अल्पकालिक निवेश होता है। मेन पॉइंट सुनते नहीं हो तुम लोग, अगल बगल वाली चीजें ज्यादा सुन लेते हो। शॉर्ट टर्म निवेश है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट, पर संपत्ति, वित्तीय पर संपत्ति में निवेश किया जाता है। वित्तीय पर संपत्ति में निवेश होता है। पूंजी उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य होता है। पूंजी उपलब्धता बढ़ेगी ना जब इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा। देखते हैं कौन कितनी तेज लिख लेता है। लक्ष्य होता है, कैपिटल अवेलेबिलिटी। एग्जिट और एंट्री अपेक्षाकृत आसान होती है। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सट्टा बाजार भी चलता है, ये कहते हैं। एंट्री एग्जिट आसान होती है, प्रवेश और निकास आसान होता है। ये पूरा टॉपिक चैप्टर हम खत्म करेंगे, बिना चैप्टर खत्म किए छोड़ेंगे नहीं आज। हम क्यों बताएं, लिखते रहो चुपचाप। हमें भी लग रही है, क्या करें बताओ, हम तो बोल रहे हैं इतनी देर से। सट्टा बाजार चलता है। हाँ लिखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना ये लोग। हाँ, इसमें सट्टा बाजार एक्चुअली में परमिसिबल होता है। FII ये वाला देखे ना आप लोग, ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल पे फोकस नहीं करता है, प्रबंधन पे फोकस नहीं करता, कंपनी के टेकओवर पे फोकस नहीं करता। ये क्या करेगा, कुछ परसेंट शेयर खरीद लेगा, किसी को फाइनेंस की जरूरत है फाइनेंस दे देगा, उसके बाद वापस कमा लेगा। ज्यादातर इसके थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, उसके थ्रू ये लाभांश कमाता है। लाभ कमाएगा ना उसके थ्रू, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट रहेगा उसके थ्रू पैसा कमाएगा। और ये अल्पकालिक होता है, ये कभी भी शेयर खरीदे बेच दिए FII के थ्रू, या इमीडिएट कोई शॉर्ट टर्म किसी को जरूरत है पैसे की तो वहां पे इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद वापस ले लिए। इस तरह की चीजें FII के थ्रू होंगी। अगला है क्वालिफाइड फॉर इन्वेस्टर्स, QFI लिखो। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनको कहते हैं योग्य विदेशी निवेश। योग्य विदेशी निवेश,
क्वालिफाइड एक्चुअली में जो टर्म लिखा है ये कहा गया कि सेबी के थ्रू जो रजिस्टर है और उनके थ्रू वेरीफाई है, साथ में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक इंटरनेशनल, उसके रूल्स के भी कंप्लाई करते हैं। ये कंप्लाई मतलब पता है ना, रूल्स को कंप्लाई करना मतलब फॉलो करना ना, उस रूल्स के थ्रू गवर्न होना। तो क्या होंगे ये? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या इन्वेस्टर्स कहलाएंगे, QFI। समझा दिया। एक तो सेबी के थ्रू इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, FATF के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। FATF, अब इन दोनों के रूल्स के थ्रू जो फॉलो करके इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो क्या होगा? QFI। अब लिखाना पड़ेगा क्या हिंदी में? लिखो भाई। QFI व्यक्तिगत, समूह या संघ होते हैं। QFI व्यक्तिगत या समूह या संघ होते हैं जो विदेश में किसी देश का निवासी है, जो विदेश में किसी देश का निवासी है तथा जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानक के अनुरूप होता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानक के अनुरूप होता है, FATF। FATF है ना, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रूल्स फॉलो करता है, साथ में सेबी के नियमों का भी फॉलो करता है। सेबी पता है सबको, नाम तो सुने होंगे सेबी नाम किसने किसने सुना है? बाकी लोगों ने नहीं सुना? चलो अभी जब मनी मार्केट पढ़ाएंगे तब बता देंगे सेबी क्या है, ठीक है। अभी यही लिख लो। अगला टर्म है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यार FDI पढ़ा ना आप लोगों ने? 10% से कम अगर ओवरऑल FDI हो, 10% से ऊपर हमने कहा FDI होती है, लेकिन 10% से कम अगर इन्वेस्टमेंट टोटल, जैसे 100 करोड़ किसी का है टोटल बिजनेस, उसके शेयर का 10% से कम, 10 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या कहलाएगा? FPI। बस ये डेफिनेशन है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10% से नीचे। किसका 10%? टोटल उसका जो कंपनी जितनी उसका वैल्यू है। हाँ, 10% से कम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा? FPI। यही मेजर डेफिनेशन इसकी। नीट नहीं चाहिए। सबको समझ में आया? FDI, FPI, QFI और FII। किसी को कहीं पे दिक्कत?
अरे आपस में बात ना करो, हमसे बात कर लो यार, जब तक हम अवेलेबल हैं क्लास में। तुम कहीं विदेश में रहती हो, ठीक है, तुम वहाँ की नागरिक हो, तुम हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती हो कहीं पे, तुम्हें जो है FATF एक एक्शन टास्क फोर्स है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद सेबी के नियमों का हमारे यहाँ है, सेबी एक सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेटरी बॉडी है, उसके नियमों का पालन करके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका KYC हुआ रहेगा, नो योर कस्टमर टाइप का, वो सेबी करवाई रहेगी। तो आप जब इस सब नियम का फॉलो करके जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहलाएंगे क्वालिफाइड, मतलब आप क्वालिफाइड हो गए, आपकी क्वालिफिकेशन फिक्स हो गई। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तीनों चारों टर्म में है? अभी और भी बताओ, दिक्कत नहीं? बॉबी को भूल रहे हैं। अरे बता दो भाई, बता दो तो नीट का तो फिर भी चेक कर रही हैं। नीट वाले का क्यों देख रहे हो तुम लोग? सर उसका लोगो अगला वाला पहला क्वेश्चन है, नीट वाला उसमें तो यूपीएससी में। ऐसा हुआ? अच्छा, इन लोगों ने गलती किया। अरे रुको यार, चेंज कर दो ना उठा के। चेंज पे लिखा है सबने नाम। अरे मैंने कार्ड दिया, सेकंड पे लिखा पर है मैसेज कर देना, नीट का ये कार्ड दो यार। पेज ही निकाल दो ना ये वाला। हाँ, पेज निकाल दो ना, वो ऊपर लिख, अरे यहाँ पे पेन से लिख दो यार, UPSC। वहाँ पे लिखने पे काम नहीं चलेगा, वो उसको इधर लाओ, ये पेन से ब्लैक करो उसको, UPP। क्या लिखा है हर जगह? नाम किस में? तुम लोगों का नीट में डाल दिए नाम। निकाल ही दो। एक मिनट, UPSC लिखा है? इसमें जोड़ दीजिए। स्टेपलर कहाँ है हमारे पास? यहाँ जोड़ दिए तो ऐसा कह दिया। तब कर ले आए। ठीक है, स्टेपलर लगा देंगे इसको, इसी में एक्चुअली में कर दो। अभी सब लोग अपना नाम लगा के प्रेजेंट लगाओ इसमें। नाम